नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। और आज इन दो बड़ी खबरों पर चर्चा जो आपकी स्क्रीन पर हैं। पहली खबर, जो बाइडेन होंगे अमेरिका के अगले राष्ट्रपति, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति। इसके मायने क्या है भारत के लिए। और दूसरी बड़ी खबर, क्या आएगा तो तेजस्वी ही, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल्स महागठबंधन की जीत की बात कर रहे हैं। मगर सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अमेरिकी चुनावों की। जी हां, अमेरिकी चुनावों की बात करने से पहले मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे और खुलेआम उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया था दोस्तों, उसकी एक छोटी सी झलक देखिए। The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। मैं जानता हूं कि जब यह सवाल इस शख्स यानी कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया था कि खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर, आजाद भारत के इतिहास में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने अमेरिका के किसी राष्ट्रपति का या किसी पार्टी का इस तरह से खुलेआम समर्थन नहीं किया। जब यह सवाल पूछा गया था एस जयशंकर से, तो एस जयशंकर का कहना था कि नहीं साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक नारे को दोहरा रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूं विदेश मंत्री एस जयशंकर से, क्या आपको अटपटा नहीं लगेगा अगर किसी और देश का हेड ऑफ स्टेट भारत आकर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नारे को दोहराए? बताइए, क्या वो आपको अटपटा नहीं लगेगा? दोस्तों, जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं, मगर भारत ने अपने लिए बहुत सी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस शख्स यानी कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को तुरंत सैक करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ह्यूस्टन में जब खुलेआम एक मंच से डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह से अपना समर्थन जतलाया था, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इनकी सोच थी। जी हां, एस जयशंकर, जिन्हें पहले विदेश सचिव बनाया गया और जब 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से चुनकर आए तो उन्हें विदेश मंत्री भी बना दिया गया। मगर एक के बाद एक बड़े डिप्लोमैटिक डिजास्टर्स, बड़े बड़े खराब कूटनीतिक कदम, गलत कूटनीतिक कदम यह सरकार उठाती गई। और अब तक जो भारत का इतिहास रहा है कि हम अमेरिका में किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे, उसे हमने बदल दिया। आपकी स्क्रीन पर यह इस्राएल के प्रधानमंत्री। क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएल के प्रधानमंत्री से अपील की थी कि आप खुलेआम मेरा समर्थन कीजिए? और इस्राएल पारंपरिक तौर पर अमेरिका का हमेशा हितैषी रहा है। दोनों के बीच जो संबंध है ना, मानो दोनों जुड़वा हैं, उस तरह के रिश्ते रहे हैं उनके। मगर बावजूद इसके इस्राएल ने उनका समर्थन नहीं किया खुलेआम, मगर प्रधानमंत्री ने इस तरह से उनका समर्थन कर डाला। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने के पीछे किसकी सोच है, और अगर यह सोच एस जयशंकर की है तो उन्हें पद से इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? बात यहां नहीं रुकती है। आपकी स्क्रीन पर यह है स्टीव बैनन, रिपब्लिकन नेता हैं, ट्रंप सरकार में से जुड़े हुए थे, बाद में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। निहायत ही नफरती बयान देने वाला यह शख्स। और इनसे इस तस्वीर में देखिए, हमारे एम्बेसडर जाके मिलते हैं, उन्हें एक धार्मिक योद्धा बताते हैं, कहते हैं भगवत गीता का अनुसरण करते हैं। बाद में शर्म के मारे एम्बेसडर साहब ने अपना यह ट्वीट डिलीट कर दिया। आपने कभी देखा है इस तरह से हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, हमारे जो राजनेता हैं, वो रिपब्लिकन्स के सामने या ट्रंप से जुड़े नेताओं के सामने इस कदर नतमस्तक हो रहे हैं? खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि कल को यही ट्रंप जो हैं राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, यह उनके जहन में बिल्कुल सवाल नहीं था। अब एक और आपके सामने मैं तस्वीर पेश करता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह है बीएल संतोष। अब यह ट्वीट देखिए दोस्तों, बर्नी सैंडर्स जो कि डेमोक्रेटिक नेता हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक है इनका, इन्होंने जब दिल्ली में दंगे हुए थे और उसमें
मुसलमानों को कथित तौर पर जिस तरह से निशाना बनाया गया था उसको लेकर सवाल उठाया था, तो उसके जवाब में BL संतोष जो कि बीजेपी नेता हैं, वो कह रहे थे कि आप हमें प्रवोक मत कीजिए, उत्तेजित मत कीजिए, हमारे हाथ में है अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावों की चाबी। न जाने किस मुगालते में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, बाद में BL संतोष साहब ने भी अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। तो भैया, या तो आप जो कह रहे हैं उस पर अडिग रहिए, क्योंकि फिर यह सावरकर आसनम करने की क्या जरूरत है? हां, वीर सावरकर की तरह वीर बनने की क्या जरूरत है? जो बात कह दी तो कह दी, उसे डिलीट करने की क्या जरूरत है? चाहे इंडियन एम्बेसडर ने स्टीव बैनन के साथ अपनी मुलाकात को लेकर जो डिलीट कर दिया अपना ट्वीट, या फिर BL संतोष साहब ने किया। एक के बाद एक गलतियां की जा रही हैं। और आपको क्या लगता है, जो बाइडेन और उनकी टीम की निगाह इन तमाम चीजों पर नहीं थी? हालांकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत की फिजा, भारत की हवाएं जो हैं फिल्दी हैं, तो इसका विरोध करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि भारत हमारा दोस्त है, और इस तरह की शब्दावली, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, लफ्जों का इस्तेमाल हमें भारत के लिए नहीं करना चाहिए। और सवाल यह कि भारत सरकार या भारतीय जनता पार्टी किसका समर्थन कर रही थी? 300 से ऊपर इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स मिलने जा रहे हैं जो बाइडेन को। और क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब भी अपने आप को विजेता घोषित कर रहे हैं? उनका यह ट्वीट देखिए जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। मगर इस कदर की रुदाली यह शख्स कर रहा है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और ये जो बीजेपी के भक्त हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को क्यों डिफेंड करते हैं, क्यों उसका समर्थन करते हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो सोच है, उनके जो समर्थक हैं और यहां के जो भक्त हैं, उनमें कोई फर्क नहीं। मतलब इतिहास को बदल देना, अनाप शनाप झूठी बातें करना, मुसलमानों के लिए, अश्वेत लोगों के लिए, उदारवादियों के लिए, और जो पत्रकार सत्ता से सवाल करते हैं उनके लिए नफरती बयान देना, इनमें ये समानताएं हैं। यही वजह है दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी IT सेल या भक्तों में रुदाली चल रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो हार गए हैं। मगर मुझे इन भक्तों की परवाह नहीं है, मुझे परवाह नहीं है IT सेल की, मुझे चिंता अपने सरकार की है, क्योंकि जो सरकार करती है उसका असर देश पर पड़ता है। उसी वक्त आपको यह बात समझ जानी चाहिए कि आप इस कदर खुलेआम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर सकते, आप चीजों को बदल नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते तो हो सकता है कि 4 साल बाद डेमोक्रेट कोई राष्ट्रपति सामने उभर कर आता, तब क्या होता बताइए। और मैं यह भी जानना चाहता हूं, जब ये राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था तब भी यहां की जो भक्त मंडली है, जो IT सेल है बीजेपी का, वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रहा था। जबकि कमला हैरिस जो हैं वो उनकी रनिंग मेट थी, और कमला हैरिस जिनकी मां 19 साल की उम्र में अमेरिका आई थी, वो कमला हैरिस जिनकी भारतीय जड़ें हैं, वो आज की तारीख में अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं। क्या आप जानते हैं भारत के लिए ये कितना बड़ा मौका है, कितना गर्व का मौका है? और ये बतलाता है कि अमेरिका में सही मायनों में विचारों की अभिव्यक्ति है, क्योंकि एक सेकंड जनरेशन इंडियन ओरिजिन का शख्स जो है वो उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंच सकता है। कितनी बड़ी खबर है। और आप जानते हैं, जब आज जो बाइडेन और कमला हैरिस अमेरिका के सामने आए और उन्होंने भाषण दिया, मैंने दोनों को सुना, मगर कमला हैरिस ने जो बात कही ना दोस्तों, उसने मेरे दिल को छू लिया। कमला हैरिस ने अपनी जीत को एशियाई महिलाओं, अश्वेत यानी कि ब्लैक महिलाओं की जीत बताया। कितनी खूबसूरत बात कही उन्होंने। कहा मेरी मां 19 साल की उम्र में अमेरिका आई थी। दिस इज द विक्ट्री ऑफ द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम, यानी कि अमेरिका में आकर आप नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। सुनिए कमला हैरिस ने किस तरह से अपनी बात रखी। ये एक बहुत अहम लम्हा था सबके लिए। सुनिए। When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment. But she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her and about the generations of women, black women,
Asian, white, Latina, Native American women who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight. आप जानते हैं, जो बाइडेन और कमला हैरिस की जीत उम्मीद की खबर लेकर आया है। और ये उम्मीद क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे, एक तो बहुत अनाप शनाप बातें कहते हैं, अमेरिकी समाज दो फाड़ हो रहा था। जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं, उनके अंदर मुसलमानों के लिए, अश्वेत लोगों के लिए, उदारवादियों के लिए, सबके लिए सिवाय जहर के कुछ नहीं था और अमेरिकी समाज दो फाड़ हो रहा था। बिल्कुल वही हालात दोस्तों जो भारत में इस वक्त हो रहा है। भारत में जिस तरह का जहर हमने पूरे सुशांत सिंह राजपूत मामले में देखा, जहां रिया चक्रवर्ती नाम की एक लड़की को समाज के एक बहुत बड़े तबके ने घटिया मीडिया के साथ मिलकर जिस तरह से निशाना बनाया ना, उसने बताया कि हमारे समाज के अंदर इस कदर जहर है। जब देश कोरोना संकट का सामना कर रहा था, उस दौरान हमारे मीडिया की मदद से मुसलमानों के सोशल बॉयकॉट की बात की जा रही थी और न जाने कितनी तस्वीरें सामने उभर कर आ रही थी जब भारतीय जनता पार्टी के नेता मुसलमानों के सोशल बॉयकॉट की बात कर रहे थे। तबलीगी जमात का सहारा लेके मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था। इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप की सोच और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनकी सोच में पूरी तरह से समानता है। और आप जानते हैं बाद में तबलीगी जमात मामले में क्या हुआ। सारा प्रोपेगेंडा झूठा ही साबित हुआ। अदालती फैसले इस बात की तस्दीक कर रहे थे। आज अगर डोनाल्ड ट्रंप रो रहे हैं और उनकी रुदाली में भक्त मंडली को दुख हो रहा है, तो उसकी वजह यह है क्योंकि दोनों की सोच जो है वो मेल खाती है। मगर जैसे मैंने कहा ना, डेमोक्रेट पार्टी की जीत भविष्य के लिए एक आशावादी संकेत लेकर आई है और हमें इसी डोर का दामन थामे आगे बढ़ना होगा। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, इसी तरह की एक आशावादी खबर, इसका असर भारतीय सियासत में भी दिखाई देगा। वैसे आपने गौर किया एक बात पर, मैंने ट्विटर पर किसी को यह बात कहते देखा कि जो बाइडेन और कमला हैरिस, इन दोनों के सरनेम्स को देखिए आप आपके स्क्रीन पर, बाइडेन हैरिस, बाइडेन का बाय और हैरिस का हर, अब दोनों को जोड़ दो। क्या इन दोनों को बिहार कहा जाएगा? बिहार। और आप समझ गए, इसी से जुड़ा हुआ है आज का मेरा दूसरा विषय, वो है बिहार की सियासत। हालांकि 10 तारीख को चुनावी नतीजे आ सकते हैं और मैं उस वक्त का इंतजार करना चाहूंगा, मगर चाहे एक्सिस पोल हो, चाहे टुडेज चाणक्य हो, इस वक्त सभी महागठबंधन को बड़ी पार्टी के तौर पर, बड़े मोर्चे के तौर पर दिखा रहे हैं। एक्सिस पोल ने तो 160 सीटें तक महागठबंधन को दे दी हैं और टुडेज चाणक्य ने तो 180 सीटें तक दे दी हैं। यानी कि कम से कम अगर इन दो पोल्स पर हम निगाह डालें तो एक बात तय है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अगर यह सही हुआ दोस्तों, तो बिहार 15 साल बाद एक बार फिर सियासी करवट बदल रहा है। तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उसके कई मायने हैं। इस खबर को अगर वाकई ये 10 तारीख को हकीकत साबित होती है, आपको यह बात समझना होगा कि तेजस्वी यादव में बिहार के युवा ने अपना संपूर्ण विश्वास जतलाया है। यानी कि 18 साल से लेकर 35 साल तक के जो लोग हैं, उनमें जो है तेजस्वी यादव को लेकर अटूट विश्वास है। यहां तक कि महिलाएं भी, कहने को महिलाएं जो हैं अभी भी अधिकतर, सिर्फ 1% का फर्क है अगर हम इन एग्जिट पोल्स पर निगाह डालें, मगर महिलाओं ने भी काफी हद तक महागठबंधन में अपना विश्वास जतलाया है। और तेजस्वी यादव एग्जिट पोल्स में जिस तरह की सफलता हासिल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आरजेडी का जो वोटर है वो सिर्फ MY वोटर नहीं है, या मुस्लिम वाई नहीं है, वो MYY है, यानी कि मुस्लिम यादव यूथ।
और उस यूथ में आ रहा है तमाम जातियों के जो युवा हैं वो। और इसलिए अगर तेजस्वी जीत जाते हैं तो वो भी उम्मीद की एक खबर होगी। मगर यकीनन दोस्तों, असली इम्तिहान तेजस्वी यादव का तब होगा जब वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव ने बहुत ही चालाकी से तमाम पोस्टर्स से अपने पिता लालू प्रसाद यादव और अपनी मां राबड़ी देवी को हटा दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप लालू प्रसाद यादव की तस्वीर वहां जतलाते हैं तो उनके 15 साल की याद जो है लोगों को आती है। वो 15 साल जिसे अक्सर जंगल राज से जोड़कर देखा जाता था। अब हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या वाकई ये एग्जिट पोल्स सही साबित होंगे। ये अपने आप में बहुत अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। क्योंकि दोस्तों, अगर बिहार में यह चमत्कार हो जाता है, यानी कि तेजस्वी यादव वाकई अगर 160 से 180 सीटें ले सकते हैं, तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में इसका असर देश की सियासत पर भी पड़ सकता है। सबसे पहली बात, यह चुनाव लड़ा गया बुनियादी मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दों पर। तेजस्वी यादव का लगातार फोकस इस बात पर था, भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहकर भी इसका सांप्रदायिकरण ना कर पाए। प्रधानमंत्री ने हालांकि एक रैली में कहा था कि जंगल राज में विश्वास करने वाले लोग जो हैं, उनका भारत माता की जय के नारों या जय श्री राम के नारों पर उनकी आपत्ति है। प्रधानमंत्री ने पूरी कोशिश की थी, मगर लगातार तेजस्वी यादव वॉज ऑन द बॉल, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ना, उनकी पूरी पैनी निगाह मछली पर थी। जिस तरह से अर्जुन की पैनी निगाह लगातार उस मछली की आंख पर थी, तेजस्वी यादव भी लगातार फोकस थे। नीतीश कुमार ने उन पर पारिवारिक हमला भी किया, उनके पिता और मां पर हमला किया, 9 बच्चों का जिक्र किया, मगर तेजस्वी यादव बौखलाए नहीं। उन्होंने उस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया। मेरा यह मानना है दोस्तों कि अगर 10 तारीख को तेजस्वी हार भी जाते हैं तो सही मायनों में बिहार के चुनाव के मैन ऑफ द मैच वही होंगे और मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे। मैंने उम्मीद नहीं की थी दोस्तों कि तेजस्वी यादव इस तरह की परिपक्व सियासत करेंगे, क्योंकि अब तक तेजस्वी यादव ने उस तरह की राजनीतिक परिपक्वता का परिचय नहीं दिया था। मगर लगातार हमने देखा इन चुनावों में सिंगल हैंडेडली वन मैन शो का परिचय उन्होंने दिया। उन्हें साथ मिलता रहा कांग्रेस का, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को और ज्यादा उग्र होना चाहिए था, खास तौर पर राष्ट्रीय मुद्दों पर जोरों से घेरना चाहिए था। हालांकि मुझे बताया जा रहा है कि अगर सोशल मीडिया में महागठबंधन लगातार पटखनी दे रही थी बीजेपी की संस्कारी आईटी सेल को, तो उसके पीछे कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम का हाथ था। और इसमें मुझे हैरत नहीं होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि वाकई कांग्रेस का जो सोशल मीडिया सेल है वो पिछले कुछ महीनों से ही नहीं, सालों से कहा जा सकता है, वो सोशल मीडिया पर खासा सक्रिय रहा है। मगर हां, कई पोल्स जो हैं वो एक बहुत ही करीबी मुकाबला बता रहे हैं। यानी कि सी वोटर का सर्वे था, उसने लगभग दोनों पार्टियों को बराबर सीटें दे दी थी, और जो मार्जिन था वो करीब 30 से 40 सीटों का था। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि 30 से 40 सीटों का आप मार्जिन कैसे दे सकते हैं। तो सवाल ये कि वाकई अगर बराबरी हो जाती है दोनों मोर्चों में, तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन कमल शुरू हो जाएगा, जिसकी मिसाल हमने गोवा में देखी, जिसकी मिसाल हमने मध्य प्रदेश में देखी, जिसकी मिसाल हमने राजस्थान में भी देखी, क्योंकि राजस्थान में भी उन्होंने पूरी कोशिश की थी राजस्थान सरकार को गिराने की, और भविष्य में भी ऐसी कोशिश करते रहेंगे। अगर बराबरी का मामला होता है और तेजस्वी यादव को बहुत हल्की सी भी बढ़त होती है दोस्तों, तब भी मुझे लगता है ऑपरेशन कमल शुरू हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी साम दाम दंड भेद से कि वो बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाए। और अगर वाकई, दूसरी बड़ी बात, और अगर वाकई तेजस्वी यादव 160 से 180 सीटें हासिल कर सकते हैं, तो बीजेपी के बारे में इतना ही मैं कह सकता हूं कि हाथ आया मगर मुंह ना लगा। क्योंकि पिछली बार जब आप बिहार में हार गए थे और फिर बैकडोर से आपने सत्ता में प्रवेश किया, जब नीतीश कुमार जो हैं वो जुदा हो गए आरजेडी से, अब अगर इस बार फिर से हार जाती है बीजेपी की, तो जैसे मैंने कहा ना, हाथ आया मगर मुंह ना लगा, वो हालत हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। बहरहाल
हमारी निगाह HW न्यूज में लगातार इन दोनों राजनीतिक घटनाक्रमों पर बनी रहेगी, चाहे अमेरिकी सियासत हो या बिहार की सियासत, और उस पर हमारी पैनी निगाह रहेगी। मेरी आप सबसे अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को WhatsApp और SMS के जरिए कम से कम अपने 5 दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आप और हम मिलकर गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा को धराशायी कर सकें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।